नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर, यानी कि विभव मापी के ऊपर। बिना स्किप किए वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी बैटरी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके मन में क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो है पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ तो हम मेज़र वोल्टमीटर से भी कर सकते हैं, फिर पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, वोल्टमीटर से जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं तो वोल्टमीटर से मेज़रमेंट करते टाइम कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि हम वोल्टमीटर में जो रीडिंग होती है उसको पढ़ने में भी मिस्टेक हो जाती है, और उसमें जो मिस्टेक हो सकती है वो 0.1 वोल्ट के रिगार्डिंग मिस्टेक हो सकती है, जिससे कि बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है। तो हमें कुछ ऐसा पता करना चाहिए या कुछ ऐसा सिस्टम का अरेंजमेंट करना चाहिए जिससे कि हमें ये जो एरर है ये हट जाए, यानी कि जहाँ पर हमें मीटर में रीडिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े, कुछ कैलकुलेशंस करें और उनके बेसिस पर हम बता सकें कि इसमें बैटरी का ईएमएफ कितना है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए ये एक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिस प्रिंसिपल के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो प्रिंसिपल दिया था इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, यानी कि सफ़ेद पत्थर। उन्होंने बताया था कि अगर हम 4 रेसिस्टेंसेस का अरेंजमेंट अगर हम किसी एक स्क्वायर फॉर्म में करें तो इसके डायगोनल के बीच में अगर हम कोई गैल्वेमीटर लगा दें तो दूसरे वाले डायगोनल से बैटरी कनेक्ट करने पर गैल्वेमीटर के अंदर अगर करंट फ्लो नहीं होता तो उन चारों रेसिस्टेंसेस में कुछ एक कनेक्शन होता है, कुछ एक रिलेशन होता है जो कि एक चेंज नहीं होने वाला है, जो कि एक रिलेशन कांस्टेंट रहेगा। तो वो हम क्या कहें देखते हैं ज़रा। उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था कि माइनस, ठीक है। इसके बाद यहाँ से गैल्वेमीटर जोड़ा जाता है। देखिए, कई जगहों पर यहाँ पर गैल्वेमीटर की जगह पर हेडफोन भी इस्तेमाल कर लिया जाता है ज़्यादा सेंसिटिविटी के लिए, ताकि गैल्वेमीटर में जो हमारा उसमें डिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं गैल्वेमीटर में कि 0 पर होना चाहिए, वो 0 पर एग्जैक्ट अगर 0 पर है, हल्का सा भी इधर उधर है तो हम पता नहीं कर पाते कि क्या वास्तव में 0 पर है या थोड़ा सा दाएं बाएं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हेडफोन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि हम कानों में गाना लगा करके गाना सुनते हैं, वो हेडफोन, क्योंकि उनकी एक खासियत होती है कि हल्के से करंट पर भी वो वाइब्रेशन करते हैं, यानी कि उनके स्पीकर से आवाज़ निकलती है, जिसकी वजह से हम पता करेंगे कि अगर यहाँ से करंट है तो उनमें हल्का सा ही सही पर कुछ ना कुछ साउंड ज़रूर जनरेट होगा। अगर बिल्कुल ही ज़ीरो है तो कोई साउंड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर आप हेडफोन इस्तेमाल करें अगर आप वास्तव में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो 12th का जो सिलेबस है उसमें हम गैल्वेमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम गैल्वेमीटर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। डायगोनली सिस्टम है, देखिएगा यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है एक स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है, जिसकी हर साइड में एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इन दोनों के डायगोनल पर एक गैल्वेमीटर है और अपोजिट डायगोनल पर एक बैटरी कनेक्टेड है, जो कि यहाँ से पावर की सप्लाई देगी, करंट को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था व्हीटस्टोन ने कि जब बैटरी से कनेक्ट जो फ्लो करके इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो यहाँ से और यहाँ से इक्वल करंट जाएगा, और यहाँ जो करंट आएगा यानी कि बी से लेकर के डी तक जो करंट आएगा, या फिर हम कहें कि गैल्वेमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ए बी और बी सी ये जो साइड हैं, आर्म हैं, इनका नाम होगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी और बी सी का नाम होगा रेशो आर्म्स। ये वाली जो साइड है इस आर्म का नाम होगा, यानी कि ए से जो डी होगा इसका नाम होगा नॉन आर्म। ये जो होगा डी से सी इसका नाम होगा अननोन आर्म, ठीक। ये जो आपकी साइड ये बनी हुई है बी से डी, डायगोनली जो है बी से डी और ए से सी, इनको हम बोलते हैं, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बी डी और ए सी, इनको बोला जाता है कॉन्जुगेट आर्म्स, ठीक है। अब देखते हैं, हमें सबसे पहले एक लूप के बारे में बात करनी है कि ए बी डी ए, इसमें देखते हैं, यानी कि इन लूप ए बी डी ए, इस लूप में देखें तो देखिए किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो कहता क्या है
कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल 0 होना चाहिए। खरीदने हो तो भैया आ जाना आराम से, ठीक है ना। हाँ अब तो जब तक तो जा चुका होगा जब तक आ पाओगे। तो देखो यहाँ से हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो I1 और यहाँ पर जो करंट है वो I2 है। तब देखते हैं कि I1 रेसिस्टेंस हमारा P प्लस ये हम इस तरीके से ले रहे हैं, तो इसी में यहाँ पर कितना करंट होगा, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ने अपनी ये कंडीशन बताई थी कि इसके अंदर 0 डिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी कि करंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 0 प्लस यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से वापस जाना है, जबकि डायरेक्शन जो है ये नीचे की तरफ है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेना हमको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -I2 और ये R इक्वल्स टू, इसमें कितना EMF जुड़ा हुआ है, तो एक भी EMF नहीं है, यानी कि कोई भी इसके अंदर सेल या बैटरी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0। हमारे पास इक्वेशन बना लेते हैं इसको, I1P - I2 R इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले लूप को लेकर के चलें, यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन लूप BCDB, इस वाले लूप में लेकर चले तो देखते हैं करंट यहाँ पर जब देखिएगा, यहाँ से करंट चला I1 और I2 में ब्रेक हुआ, ठीक है। ये वाला करंट यहाँ तक पहुँचा, I1 ही रहा। अब यहाँ से यहाँ की तरफ कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन था, तो जितना करंट यहाँ था उतना ही करंट इस वाली साइड में जाएगा, यानी कि I1 था तो I1 ही इसमें जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर I2 है तो यहाँ पर भी I2 ही जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यानी कि I1 इंटू Q प्लस अपोजिट डायरेक्शन करनी पड़ेगी, देखिए क्योंकि ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, हमको लेकर के चलना है ऐसे नीचे की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि I2S ये रेसिस्टेंसेज हैं S प्लस यहाँ पर टोटल कितना करंट है, तो 0 इक्वल्स टू EMF कितना है बचा ला सारे, EMF 0, यानी कि I1Q माइनस I2S इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकेंड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखिएगा हमको करना क्या है, अब इन दोनों इक्वेशंस से देखें माइनस है तो ये यानी कि इस साइड जा सकती है, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वली रख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या करा जाएगा क्या नहीं करा जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट हेयर I1P इक्वल्स टू I2R, और इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं हम I1Q इक्वल्स टू I2S, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि देखिए इनका हम डिवाइड कर दें, यानी कि हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि I1 और ये आ गया आपका I2R अपॉन I2S, यानी कि I1 से I1 I2 से I2, तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पर बचेगा वो बचेगा P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, यानी कि ये कंडीशन आएगी हमारे पास। अगर डायगोनली फॉर्म में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है तो उसकी जो कंडीशन होगी रेसिस्टेंसेस की वो इस तरीके से होगी, यानी कि P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, P और Q भी आपके लिए नॉन होंगे, ये भी नॉन होगा, और अननोन जो होगा वो यहाँ होगा। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं होगा, कहीं और नहीं हो सकता है कहीं भी, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका होता है हर एक चीज़ का, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड तरीका ये है कि जो आपका अननोन है वो यहाँ होना चाहिए, यानी कि उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे S से, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, और S जो होगा वो 4 वाली कंडीशन में आएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा। ये तो होगा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें आपके लिए कोई डाउट है, अगर डाउट है तो देखिए उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एक की कनेक्ट कर लेते हैं, एक यहाँ पर की कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं K1, इसको नाम दे देते हैं K2। अब इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है,
देखिए थ्योरी तो बहुत आसान होती है कि हर कोई यही समझ जाता है कि हाँ भैया ये करना कनेक्ट करना सारा कुछ है, बस रेस्ट निकाल लेना। प्रैक्टिकल अलग होता है हर चीज़ का, एक तैयारी होती है हर एक चीज़ की कि हाँ भाई कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना। तो जब हम इस पूरे अरेंजमेंट को बिठाएंगे तो यहाँ पर जो की1 है ये करने कैसे कैसे हैं, देखिए सबसे पहले आपको की2 जो है वो ऑफ करनी पड़ेगी, यानी कि प्रेस करनी पड़ेगी, दबानी पड़ेगी, यानी कि पूरा का पूरा ऑन करना पड़ेगा। जब हम इस की को ऑन कर देंगे तो करंट यहाँ से यानी कि आसानी से जा सकता है। उसके बाद इस वाली की को हम दबाएंगे जिससे कि सारा का सारा करंट स्टार्ट हो जाएगा जाना। ठीक है, एक दिक्कत ये है हम क्या करते हैं कि पहले इस वाली की को दबा देते हैं और इस वाली को नहीं दबाते। समझना ध्यान से, इस वाली की को तो हम दबा देते हैं यानी कि ये पूरी की पूरी सप्लाई चालू कर देते हैं और ये वाली की दबाते नहीं हैं। जब नहीं दबाते तो थोड़ी मिस्टेक आ जाती है। कैसे कि जब हम इस वाली की को दबाने के बाद इस वाली की को दबाएंगे तो ये बहुत कम टाइम के लिए डिफ्लेक्शन दिखा देगा, यानी कि इसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पर करंट है, यहाँ पर करंट है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये दबाना है, उसके बाद ये दबानी है। ठीक है, और वो क्यों दबानी है उसके भी देखिए। अगर हम इसको बाद में दबाते हैं तो क्या होगा कि करंट की सप्लाई यहाँ से गई, करंट गया दोनों साइड में गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, लेकिन जिस टाइम फ्लो हो रहा होगा तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यानी कि पी के रेसिस्टेंस की वैल्यू और आर के रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है और इनके रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि आगे पहुँचने वाली करंट कितनी होनी चाहिए। यही तो डिफाइन करेंगे भाई, इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम पहुंचेगी, इसका रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा पहुंचेगी। अब ज़्यादा पहुंचेगी यहाँ आगे जाके जब यहाँ तक ये करंट वापस आएगी घूम फिर करके, तब इसको फील होगा कि भाई वास्तव में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है सारा मामला। लेकिन यहाँ जैसे ही हम इस की को दबाएंगे तब यहाँ पर ही कुछ टाइम के लिए डिफ्लेक्शन दिखा देगा। ठीक है, अगर हम पहले से ही दबा कर रखते हैं तो करंट आएगा यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पर इसको ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आगे की सप्लाई प्रॉपरली करेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही ऐसा गलत हो जाए, गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए डिफ्लेक्शन ज़रूर दिखा देगा, जिससे कि आपको सस्पेंस में हो जाएगा। आपको ये सोचोगे कि हमारा जो जुगाड़ बनाया हमने ये गलत तो नहीं हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस अपने उसी पॉइंट पर, टॉपिक पर, पोटेंशियोमीटर पर। तो ये तो था व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको बताया था कि 4 रेसिस्टेंसेज अगर रेशो उनका इक्वली हो कुछ इस तरीके से, तो वो चारों रेसिस्टेंसेज उनमें से किसी एक को हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर जो है वो भी ठीक इसी बेस पर वर्क करता है। अब थोड़ा उसके बारे में हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर का जो यूज़ होता है वो किसी भी बैटरी या सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस या फिर उसके ईएमएफ या फिर दोनों की कंपैरिजन, यानी कि 2 सेल लेंगे और उनकी कंपैरिजन करनी है, तो उसके लिए हमारा पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके इस्तेमाल के लिए हमें पहले जनरली पोटेंशियोमीटर को समझना होगा कि ये वर्क कैसे करता है और क्या होता है। तो इसके लिए हमें एक बैटरी चाहिए, जो कि हमने ये बना ली, प्लस ये माइनस। इसके नेगेटिव साइड में एक रोस्टेट लगा होता है, जो कि हमारा एक करंट कंट्रोलर होता है। यहाँ पर हम इसको, एक वायर होता है, यहाँ तक देखना तो चाहिए यार, ये रोस्टेट है। यहाँ पर हमको वो सेल या बैटरी लगानी होती है यहाँ पर, जिसका हमें पोटेंशियल मेज़र करना होता है। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस। इसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और गैल्वेनोमीटर के साथ एक जो की लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं जे। जो की होती है मतलब एक बहुत नुकीली सी पिन होती है, उसको जो की बोलते हैं। बस इतना ही है उसमें, और अब होता तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ से पहले हम इसका फेनोमेना ही समझ लें। तो यहाँ से करंट आएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से जाएगा और यहाँ चला जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि जो यहाँ पर जो ई सेल लगा है इसको हम ई नाम दे लेते हैं। यानी कि ई क्यों दिया गया, इस बैटरी का जो ईएमएफ है उस ईएमएफ के लिए ई नाम दे दिया गया। ठीक है, यानी कि जब बैटरी का ईएमएफ होगा वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ और ऐसे करके फ्लो हो जाएगा, या फिर इतना है यहाँ कर आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा।
अब दिक्कत ये है कि हमें इसमें करना क्या है, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले बात हम क्या करते हैं, जब स्किम की ऑन करते हैं, अरे यहीं बजाया गया यार, जब हम इसकी की ऑन करते हैं तो इसमें करंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, की लगा ही लेते हैं हम। देखिएगा, जब हम ये वाली की ऑन करते हैं तो करंट सप्लाई हो जाती है। दिक्कत ये है, हमें इसका पोटेंशियोमीटर फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे। जो हमारे पास जॉकी होती है उसको हम सबसे पहले ए पॉइंट भी रख लेते हैं, ए पॉइंट के नज़दीक ला करके रखते हैं। तो मान करके चलिए मैं कहीं यहाँ पर ले करके आता हूँ उस कंडीशन को, ये जॉकी की फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, इसका नाम हो गया J1 रख लिया। तो अब देखिएगा, ज़रा थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर भी वर्क करता है। यानी कि हमने जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहाँ पर ये जो K है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। यानी कि V/L इज इक्वल टू K पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि V बराबर KL। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट करंट पर और उस वायर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, बाकी और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो जब वायर भी चेंज नहीं होगा इस पूरे सिस्टम में और करंट भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो बैटरी लगी हुई है इसको हम बार बार हटाने वाले नहीं हैं, तो ना तब करंट चेंज होगा ना वायर चेंज होगा, तो ये भी चेंज नहीं होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जो V पोटेंशियल है वो L के सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो छोटी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो भी कम होगा। और ऐसे इतना कम होगा कि ये जो बैटरी लगी हुई है इस बैटरी से कम होना चाहिए। और कम वाली कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से जो करंट आएगा वो ऐसे करके जाएगा, यानी कि इस बैटरी से आने वाला करंट जो है वो J1 रास्ते से होता हुआ चला जाएगा। ठीक, लेकिन आप ध्यान दें तो ये जो बैटरी लगी हुई है नीचे, इसका पॉजिटिव एंड भी A से ही कनेक्टेड है। तो ये जाएगा कहाँ से, ये भी यहाँ से करंट जाएगा फ्लो होके ऐसे करके, यानी कि इसका जो रास्ता होगा वो होगा J1E। ठीक है, इसका रास्ता ये होगा। मैंने आपको बताया कि ये जो पोटेंशियल है कम होगा इसके EMF से, तो चलेगी किसकी, जिसकी ज़्यादा है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, जो इस बैटरी का जो करंट इसके अंदर से जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इफेक्टिव करंट होगा वो इस रास्ते से होता हुआ चला जाएगा, यानी कि ये वाला पथ अपनाया जाएगा। तो यानी कि आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो E को दी जाएगी, कम डिस्टेंस वाली कंडीशन में। दूसरा, अगर मैं इसी पोटेंशियोमीटर की जॉकी को यहाँ इस वाली कंडीशन पर लेकर के आ जाऊँ, यानी कि जॉकी को यहाँ कहीं लगाता हूँ, तो इसको नाम दे लेते हैं J2। इस कंडीशन पर लगाता हूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। जो पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इसका जो EMF है इससे भी ज़्यादा पोटेंशियल उसका हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो G है यानी कि गैल्वेनोमीटर है, अपना जो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दर्शाएगा यहाँ की कंपेरिजन में। ठीक है, यानी कि अगर मान करके चलें कि यहाँ वाली कंडीशन में गैल्वेनोमीटर इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, तो वहाँ पर उस डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशन देगा। यानी कि क्या है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, इन पॉइंट्स के कहीं बीच में जीरो रहा होगा। क्योंकि आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, एक टर्म को आप लें पॉजिटिव, दूसरी टर्म को लें नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ये तो कंफर्म होगा ही होगा कि प्लस के और माइनस के बीच में एक ऐसी कंडीशन जरूर होगी जो कि जीरो होगी। सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ है कि जीरो किस पॉइंट पर होगा, तो हमने मानकर चले कि भैया J पॉइंट पर जीरो होगा। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पर जब जीरो हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि भैया पोटेंशियोमीटर जो है वो यहाँ पर यहाँ पर लाई करेगा। अब कैसे करेगा वो देखते हैं। इस K की जो वैल्यू होती है I, जो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो
ये डिफाइन करेगा। दूसरा, इस वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा पर यूनिट सेंटीमीटर या फिर मीटर। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस वायर का पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने यहाँ रख दिया, बस और कुछ नहीं करना आपको। यानी कि अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए, पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से, और कितनी डिस्टेंस पर, ये कितनी डिस्टेंस पर जीरो हुआ है वो हम डिस्टेंस का पता कर लेंगे। तो इसका हमें पोटेंशियोमीटर पता चल जाएगा कि इस वाले सेल का पोटेंशियल कितना है या ईएमएफ कितना है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इसके जो यूजेस हैं, ये तो इसका सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल था, यानी कि किस तरीके से वर्क करेगा वो था। इसका यूज़ क्या क्या है, ठीक है ना, वो यूज़ का पता करते हैं। तो देखिएगा, एक छोटी सी चीज़ और आपको समझ लीजिएगा, बता दें। लेंथ अगर छोटी होगी, लेंथ अगर देखो यहाँ से देखो, K इज इक्वल V अपॉन L लिखते हैं। अगर हम पोटेंशियल को चेंज ना करें तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन L। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम होगा। ठीक है। दूसरा, सेंसिटिविटी अगर हमें बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सेंसिटिव सटीक मान चाहिए, तो देखो सटीक मान का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। सपोज दैट यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही सेकंड यानी कि बहुत छोटे से टाइम के लिए वो ज़ीरो हो जाता है। हिलता रहने की वजह से कुछ ही एक छोटे से टाइम पर यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाता है कि ज़ीरो है। अब इसका हमें पता तो नहीं चलेगा कि भी एग्जैक्ट कितने मिलीमीटर और खिसकाने पर है वो ज़ीरो, एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस लेंथ को बढ़ा लेंगे। लेंथ को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, यानी कि हमारी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा ये है कि हम इस वायर की लेंथ बढ़ा करके एकदम सटीक मान निकाल सकते हैं किसी भी पोटेंशियोमीटर का या किसी भी बैटरी के ईएमएफ का। ठीक है, तो करते कैसे हैं देख लेते हैं। देखिए, एक ये इस तरीके का हमें जुगाड़ सिस्टम बैठाना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर का। अगर हमें दो बैटरीज की कंपैरिजन करनी है या दोनों बैटरियों का ईएमएफ निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे करना। देखिए, बैटरी का पॉजिटिव साइड यहाँ कनेक्ट है, इन दोनों बैटरीज का पॉजिटिव साइड भी यहीं कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड यहाँ जॉकी से कनेक्टेड है, और इसका जो बैटरी का नेगेटिव साइड है वो घूमता हुआ यहाँ से इस तरीके से जाता है। ठीक, ये पोटेंशियोमीटर का ही दूसरा फॉर्म है। यहाँ पर हमें पता क्या करना है। देखिए, सबसे पहले इस वाली की को ऑन करते हैं और इस वाली को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने का मतलब है इस प्लग को ऑफ कर देते हैं, तो यानी कि करंट सप्लाई यहाँ E1 की वजह से होगी। तो जब करंट सप्लाई E1 की वजह से होगी तो अभी हमने निकाला था कि E इजकल टू KL, तो वही लिख लेते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते कि E1 इज इक्वल KL1। अब एक चीज़ यहाँ नोट करिएगा कि फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए K के साथ में आप 1 ना लगाएं। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि K जो यहाँ पर है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट करंट पर और वायर की पर यूनिट लेंथ रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ना तो यहाँ पर करंट चेंज होने वाला क्योंकि बैटरी चेंज नहीं है, वायर चेंज नहीं है, तो इसलिए इसका रेसिस्टेंस भी चेंज नहीं है। बस इन कुछ शर्तों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन पहले इसके बाद बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाली की को बंद कर ऑन करके इस वाली की को ऑफ करते हैं, यानी कि करंट यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि E2 इज इक्वल KL2। दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें, रेशो निकालें, तो हमारे पास आएगा E1 इज इक्वल टू K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, L1 अपॉन L2। यानी कि अगर हमें किसी एक नॉन बैटरी का पता है ईएमएफ, तो दूसरी वाली बैटरी का हम ईएमएफ आसानी से निकाल सकते हैं। लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर मीटर इसके लगा होता है जिस पर कि नंबरिंग होती है, इस तरीके से नंबरिंग होती है कि हाँ भाई कितने मीटर का है। ठीक, इस वायर की जो लेंथ है 4 मीटर से 12 मीटर के आसपास होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है। ठीक है,
दूसरी चीज़ ये है, ये जो वायर होता है मैग्नीन का होता है, मैग्नीन, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जॉकी को आपको वायर के ऊपर रगड़ना नहीं है और ना ही दबाव डालना है, क्योंकि दबाव डालेंगे, अगर इस जॉकी से वायर के ऊपर दबाव डालेंगे तो दबाव डालने पर उसका डायमीटर चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायमीटर चेंज होते ही पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्टली चेंज वेरी करता है, किस पर वेरी करता है? रेसिस्टेंस पर। अब जब डायमीटर चेंज होगा तो रेसिस्टेंस चेंज होगा, रेसिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि रगड़ना नहीं है, रगड़ोगे तो भैया फिर डायमीटर चेंज होना ही होना है। तो दूसरी बात ये है, ये जो बैटरी का आप मेजरमेंट करेंगे, सेल्स का मेजरमेंट करेंगे, ये जो दोनों स्विच हैं इनके ऑन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, बैटरी का जो ईएमएफ है इनके ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात, बैटरी को ज़्यादा देर तक इस वायर के साथ कनेक्ट ना रखें, क्योंकि वायर गर्म होगा तो रेसिस्टेंस पर फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, गर्म होने पर ये अपना पिघलने की इसी कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से डायमीटर भी चेंज हो सकता है, तो तब भी रेसिस्टेंस चेंज होगा, जिससे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा और मामला आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर हमें किसी भी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमारे पास ये E1 बैटरी है, इसी का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है, तो देखिए सिंपली तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। पूरा कनेक्शन सेम रहने वाला है। इसका इंटरनल करने के लिए हमें यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाना होगा। इसके साथ में एक हम की लगा लेंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें जो काम करना है वो विदाउट की के लेकर के चलना है। जो भी होगा हम सबसे पहले लेकर के चलेंगे। इसमें देखते हैं क्या है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशन, इसको हम ये ऑन रखते हैं। अभी ऑन का मतलब है कि यहाँ से कोई भी करंट अभी फ्लो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो इस वाली कंडीशन में आएगा, इसका E1 क्या E ही रहने देते हैं, यानी कि E इज इक्वल के L, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो करंट होगा वो सीधे यहीं से सप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ना जा करके सीधे यहाँ से होगा, किसी भी एक रेसिस्टेंस के प्लग को निकाल लेंगे। तब हमारा ये पोटेंशियल होगा, क्या होगा? पोटेंशियल होगा, EMF नहीं होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल होगा, उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? तो पोटेंशियल आएगा हमारे पास L2 करके आएगा, यानी कि वहाँ पर भी पोटेंशियल ग्रेडियंट L, पहली वाली कंडीशन में L1 आएगा, दूसरी वाली कंडीशन में L2। पोटेंशियल ग्रेडियंट अब भी चेंज नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। सेकंड इक्वेशन हो गई। रेशो निकालेंगे E/V का, तो हमारे पास आएगा L1/L2। इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है तो किरचॉफ के तो इंटरनल रेसिस्टेंस किरचॉफ लॉ से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है तो वो फॉर्मूला होता है आपका E/V-1, ठीक है। रेसिस्टेंस, जितना रेसिस्टेंस हमने इस बॉक्स में से निकाला है, E/V की वैल्यू ये रही, यानी कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर L1/L2 -1, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी इससे, किसी भी बैटरी का पोटेंशियोमीटर। आई होप यार समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टॉपिक बता देना यार, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने वाला है, उसके बाद बस जून तक की और दिक्कत है, फिर मामला एकदम सेट होगा, ट्रैक पर होगा। पूरी प्रिपरेशन है, बस फिलहाल थोड़ा भी 1 जून का और टाइम लगेगा, 1 जून का नहीं सॉरी, मतलब जून महीने का और टाइम लगेगा। तब तक के लिए थोड़ा सपोर्ट करिएगा। टॉपिक मुझे बताते रहिएगा कि यार नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। आपको कोई भी डाउट हो मुझे बता दीजिएगा, कोशिश करूँगा वीडियो के ज़रिए आपको सॉल्यूशन देने की, ठीक है। और आज के लिए इतने काफ़ी, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।